हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की सीरीज हमारी चली हुई है, जिसके अंदर आज से जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आपकी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। हिंदी आपका 15 मार्क्स का आने वाला है, 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आने वाली है और दोनों मिलाकर के आपको 30 मार्क्स देकर के जाते हैं। तो हिंदी के अंदर आपको अपना ग्रामर पोर्शन है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज जो 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपके ग्रामर पोर्शन से आपसे पूछे जाएंगे। और जो ग्रामर होती है वो अच्छे लेवल की आती है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं आता, इतना इजी भी नहीं आता। आपको बीच की जो है ग्रामर पढ़नी है। मैं यहाँ पर आपको इतनी ग्रामर अच्छे से करा दूंगी कि आपके यहाँ पर अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 1 रहेगा आपका वर्णमाला। अब वर्णमाला को आपने बहुत स्टार्टिंग में जब आप केजी में थे, नर्सरी में थे, तब आपने इस चीज़ को पढ़ा था, बट क्या आपने कभी सोचा था कि यहाँ से क्वेश्चन आपके हायर लेवल में बन जाएंगे? और जितना इजी आपको ये लगता है, और हो सकता है आप में से कईयों को पूरी वर्णमाला याद भी ना हो, बट आज मैं आपको पूरा तरीका भी बता दूंगी कि आप इसको कैसे याद रखेंगे। साथ ही आपको सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड कैसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो अब वर्णमाला आपको फिर से पढ़नी है। अब जाकर के इस स्टेज के अंदर आपको अपने ए फिर से पढ़ने हैं। वर्णमाला होती क्या है इस चीज को पहले समझेंगे, उसके बाद आज का जो पर्टिकुलर जो क्लास रहने वाली है उसके अंदर हम लोग जो स्वर है उनको कंप्लीट करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर व्यंजन को कंप्लीट करेंगे। दोनों को अलग अलग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो आज की क्लास रहने वाली है उसके अंदर स्वर को डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर व्यंजन और उनके प्रकार को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला होती क्या है? भाई सबको पता है वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। सभी वर्ण जो आपके एनआर से लेके और जो ज्ञानी तक आपके जितने भी वर्ण है वो एक तरीके से अपने अपनी जगह पर बैठे हुए, अपने अपने जगह पर विराजमान है, और ये जो एक समूह हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? इसको वर्णमाला बोला जाता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई का मतलब क्या होता है? जिसके और कोई टुकड़े ना हो सके। ठीक है, जिसके और कोई टुकड़े ना हो सके। अब ए अनार है, आप इसको और क्या ही तोड़ पाएंगे, है ना। ए अनार है, आप इसको क्या तोड़ सकते हो? ठीक है, छोटी ई है, आप इसको और कुछ भी है, इसमें टूट नहीं सकता, वो सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे वर्ण होती है। और अगर सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई का मतलब होता है जिसका अर्थ निकलता हो, वो क्या होती है? वो शब्द होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ आम। अब इसका एक अपने आप में मतलब है, वही एक फ्रूट होता है। ठीक है, एक फल होता है जिसको आप खाते हो। तो आम मतलब एक वो सबसे छोटी इकाई है जिसका अर्थ निकल रहा है। सबसे छोटी इकाई जो जिसका अर्थ जो नहीं है, साइड में करो उसको, जो सबसे छोटी इकाई तो उसको वर्ण बोलते हैं, जिसको और अधिक टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? वो आपके शब्द होती है। किसी भी शब्द का एक मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे मैं बोल देती हूँ कि नहीं, तो नहीं का मतलब मैं किसी चीज को ना कर रही हूँ। ठीक है, तो वो सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ निकलता वो क्या हो जाती है? वो आपका शब्द हो जाता है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि जो टोटल वर्ण है वो कितने होते हैं। तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो आपके टोटल वर्ण कितने हैं? वो 52 होते हैं, जिसके अंदर आपके 13 जो है स्वर होते हैं। ठीक है, और आपके 39 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। इसके अंदर उत्सिप्त कौन से होते हैं, द्विगुण कौन से होते हैं, स्पर्शी कौन से होते हैं, संघर्ष कौन से होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपके 39 व्यंजन होते हैं और 13 आपके स्वर होते हैं। बट यहाँ पर हमसे कई बार ये पूछा जाता है कि शुद्ध परिभाषा के अनुसार जो आपकी डेफिनेशन है, जो प्योर डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपके वर्ण कितने होते हैं। तो शुद्ध परिभाषा के अनुसार अगर आपसे पूछे वर्ण कितने होते हैं तो आप 14 वर्ण को मार्क करेंगे। ठीक है, आज के टाइम में अगर पूछा जाए तो आप 52 ही मार्क करेंगे, बट अगर शुद्ध परिभाषा के अनुसार पूछी जाए तो आप 44 मार्क करेंगे, जिसके अंदर आपके 11 स्वर हो जाते हैं और 33 आपके क्या हो जाते हैं? व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, ये कौन से हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। इन 11 जो स्वर है इनके अंदर कौन से 11 स्वर आ जाते हैं? इसके अंदर आपका एनआर, आ, आम, छोटी ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ओ और औ आ जाता है। अब आपको ये भी पता है कि आपके जो स्वर होते हैं उनके अंदर आपका एक अंग और एक आहा भी आता है। ठीक है, अब वो जो अंग और आहा है वो आपका सेपरेट कर दिया जाता है जब हम शुद्ध परिभाषा की बात करते हैं, और जब हम टोटल वर्ण की बात करते हैं तो वो जो अंग और आहा है वो आपका इसके अंदर काउंट हो जाता है। अब ये जो अंग और आहा है इसको क्या बोला जाता है? ये आपके अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अंग और आहा।
क्या होते हैं ये आपके अयोगवा में काउंट होते हैं। अयोगवा आपके 2 वर्ण होते हैं जो कि अंग और अहा होता है, ठीक है। ये ना ही तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, पर ये किसके अंदर काउंट होते हैं, ये काउंट किए जाते हैं स्वर के अंदर, ठीक है। स्वर में काउंट किए जाते हैं, ये ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, बट ये किसके अंदर काउंट होते हैं, ये स्वर में काउंट होते हैं। और जब हम टोटल वर्ण की बात करते हैं तो ये जो अंग और आहा है वो इन स्वर के अंदर मिक्स हो जाएगा, यहाँ पर आपका अंग और आहा और लग जाएगा। लेकिन जब शुद्ध परिभाषा की बात करते हैं तो आपके स्वर कहाँ से कहाँ तक ही मान्य होते हैं, वो आपके आ अनार से औ औरत तक ही मान्य होती है, ठीक है। अब ये जो अंग और आहा है इनको क्या बोला जाता है, अयोगवा बोला जाता है। ये जो अंग के जो शब्द है ना, इनको क्या बोला जाता है, इनको अनुस्वार जो वर्ण है वो बोला जाता है, ठीक है। अनुस्वार मतलब जो नाक से बोले जाते हैं, ऐसे शब्द जो नाक से बोले जाते हैं, ठीक है, नाक से बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान में रखना है। और जो आहा है ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये विसर्ग के अंदर आता है, ये भी आप सभी को पता होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अनुस्वार और अनुनासिक कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये इसके थोड़ा हटके अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो ये जो अंग है ये तो आपका अनुस्वार हो गया, ठीक है, जो नाक से बोले जाते हैं। लेकिन ये जो चंद्र बिंदु, जैसे चांद हम लिखते हैं, तो ये जो चंद्र बिंदु वाले शब्द है ना, इनको बोला जाता है अनुनासिक। क्या बोला जाता है, अनुनासिक बोला जाता है। अनुनासिक आप कहाँ से बोलते हो भाई, ये तो आप नाक से बोलते हो अनुस्वार, ये आप नाक प्लस मुंह दोनों से बोलते हो, ठीक है, नाक प्लस मुंह दोनों से बोलते हो। तो आप अपने ना नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। साथ ही आप लोगों के लिए नोट्स मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर आपको उधर चलो, अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो मैं सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ, आपको मैं बता दूंगी, जैसे वो रेडी होंगे आप लोग उन नोट्स को ले सकते हो, ठीक है। तो अयोगवा के अंदर, बट जिसको नहीं अगर नोट्स चाहिए अपने, अगर आप पता है क्या सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होती है जब आप अपने खुद से लिखते हो, और अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो मैं सभी को यही बोलूँगी आप अपने नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चले। बट अगर इनकेस किसी के पास टाइम नहीं है तो आप मेरे बनाए हुए नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चंद्र बिंदु वाले कौन से होते हैं, उनको अनुनासिक बोला जाता है, क्योंकि नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। यहाँ तक कितना समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं स्वर क्या होते हैं। यहाँ तक हमने बेसिक चीजों को पढ़ा, अब बात करते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वर वो होते हैं जो बिना रुकावट के बोले जाते हैं, मतलब कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। बिना रुकावट की मतलब स्वतंत्र रूप से, किसी और के साथ मिलकर के नहीं, स्वतंत्र रूप से ये बोले जाते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली बोले जाते हैं, वो आपके स्वर होते हैं। जैसे आपके ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ, ठीक है। और ये जो आपके 2 मैंने यहाँ पर ऐड करे, ये आपके कौन से हो जाते हैं, ये आपके अयोगवा हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम स्वर की बात करते हैं तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। बट अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि शुद्ध परिभाषा के अनुसार स्वर बताने हैं तो फिर आप इतने ही मार्क करेंगे, 11। अगर आपसे वैसे स्वर पूछते हैं तो फिर आप 13 को यहाँ तक मार्क कर देंगे, ठीक है। अब स्वरों के ना टाइप्स होते हैं, स्वरों को उच्चारण के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है, स्वरों को जीवा के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है, तो इनको यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले जीवा के आधार पर देखेंगे। जीवा मतलब जीभ, जीभ के आधार पर वो स्वर जो आप जीभ के किस पार्ट से बोलते हो, आप अपनी जीवा के किस पार्ट से बोलते हो, वो आपके यहाँ पर जो है लिखिए। तो एक आपका जीभ का होता है फ्रंट वाला पार्ट जिसको आप अग्र भाग बोलते हो, एक आपका बीच का होता है जिसको आप मध्य भाग बोलते हो, और एक आपका पश्च भाग होता है जो आपका पीछे वाला भाग होता है, ठीक है। तो जब मैं बात करती हूँ मध्य भाग, तो आप ना इस चीज को मेरे साथ बोल के भी देखना। जो ए अनार है वो हमारा किस भाग से बोला जाता है, मध्य भाग से, हमारी जीभ के बीच के हिस्से से ए अनार बोला जाता है, ठीक है। अब अग्र से और पश्च से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो यहाँ पर जो आपका अग्र है वो आपका कौन सा बोला जाता है, वो आपका ई बोला जाता है। जो छोटी ई और बड़ी ई है वो बोले जाते हैं, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। ये आपके जो आपके फ्रंट, जैसा बोल के देखो, ई फ्रंट वाले पार्ट से बोला जाता है ना। बड़ी ई भी ऐसे ही बोलते हैं फ्रंट वाले पार्ट से। एक आपका जो ए है, दोनों की जो कैटेगरी आ जाती है ए और आई, ये भी आपके यहीं से ही बोले जाते हैं, ए, ठीक है, ये आपके फ्रंट वाले पार्ट से बोले जाते हैं। तो और फिर उसके बाद आपका जो री ऋषि है ना, वो भी आपका फ्रंट पार्ट से ही बोला जाता है। री ऋषि बोल के देखो, जैसे आप बोल रहे हो ई ए री, तो आपके फ्रंट वाले पार्ट से बोले जा रहे हैं। जब हम ए बोलते हैं तो हम थोड़ा सा मुंह खोलते हैं, ए यानी कि मध्य वाले भाग से, ठीक है। उसके बाद जो आपके बच गए, जैसे आपका ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और आपका कौन सा बच गया, ओ और औ, ये आपके कहाँ से बोले जाते हैं, ये आपके पीछे के भाग से बोले जाने की, पश्चिम भाग से बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, कहाँ से बोले जाते हैं, आपके पीछे के। जैसे आप बोल के देखो ऊ, तो आपके पीछे से आवाज आ रही है, जैसे जीभ के जस्ट पीछे आवाज आ रही है, ऊ, ओ, औ,
ठीक है, तो पीछे से आवाज आ रही है, तो ये आपकी जीवा के आधार पर है कि आपके 3 तरह के होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उच्चारण के आधार पर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर है आपका उच्चारण के आधार पर, और जब हम उच्चारण के आधार पर स्वरों को देखते हैं तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार में सबसे पहला आपका होता है जिसको आप ह्रस्व स्वर बोलते हो। ह्रस्व स्वर, ये वो स्वर होते हैं जो बहुत ही कम टाइम में बोले जाते हैं। ठीक है, आप जिनको फटाक से बोल देते हो, बहुत ही जल्दी आप इनको बोल देते हो, यानी कि कम समय में आप इनको बोल पाते हो, ये वो स्वर होते हैं। ठीक है, ये बोलने में बहुत ही कम समय लेते हैं और स्वर के अकॉर्डिंग। तो ह्रस्व स्वर के अंदर आपके कौन कौन से आ जाते हैं? आपका ए आ जाता है, ठीक है, छोटी ई आ जाती है, छोटा ऊ आ जाता है, और आपका री ऋषि आ जाता है। तो ये वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में आपको बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर को आप एकमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, इनको और क्या बोला जाता है? इनको एकमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। फिर सेकेंड नंबर पर आपका आता है जो आपका दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, दीर्घ स्वर, ये अगर आपका एक मात्रिक है तो ये आपका कैसा हो जाता है? ये आपका द्विमात्रिक हो जाता है। ठीक है, इनके अंदर आपका द्विमात्रिक स्वर आप इनको बोलते हो। ठीक है, तो दीर्घ स्वर वो होते हैं जो बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लेते हैं। ये स्वर ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लेते हैं। ठीक है, ह्रस्व से दुगुना समय लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? इसके अंदर जो आपके आ जाते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे आपका ए, छोटी ई, छोटा ओ, री यहाँ पर आगे। अब बचे हुए जो है वो आपके इसके अंदर आ जाते हैं दीर्घ स्वर के अंदर। जैसे आपका आ जाता है, बड़ी ई आ जाती है, बड़ा ऊ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका ए आ जाता है, आई आ जाता है, ओ आ जाता है, और एक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपका औ आ जाता है। ठीक है, अब एक चीज यहां से आपको और भी ध्यान में रखनी है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो 7 जो स्वर है आपके किसके अंदर काउंट होते हैं? ये आपके दीर्घ के अंदर काउंट होते हैं। इनको द्विमात्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 स्वरों को मिला करके बनते हैं। जैसे आ बनता है आपका ए प्लस ए से, ई बनता है छोटी ई प्लस छोटी ई से, और आपका जो ऊ है, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ कैसे बनता है? ये आपका छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से बनता है। ठीक है, अब जो आपका ए है ये कैसे बनता है? ये बनता है ए प्लस ई से, ए प्लस ई से बनता है। और ए कैसे बनता है? आई, जो आई है ए प्लस ए से बनता है। ठीक है, और ओ कैसे बनता है? ये बनता है ए प्लस ऊ से बनता है। ठीक है, ए प्लस ऊ से बनता है। और जो आपका औ है वो कैसे बनता है? ये बनता है ए प्लस ओ से। तो इतना आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इनको दीर्घ स्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अकेले नहीं बोले जाते, इनको जो बनने में 2 स्वरों का इनमें योगदान होता है, इसलिए इनको द्विमात्रिक बोलते हैं। और इनको बोलने में समय भी ज्यादा लगता है, किससे? ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लेते हैं इनको बोलने में। एक चीज और ध्यान में रखना कि जो आपका ये होता है आ, बड़ी ई और ये बड़ा ऊ, ये इन स्वरों को क्या बोला जाता है? इनको हम बोले जाते हैं सजातीय स्वर भी इनको बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, सजातीय स्वर इनको कहते हैं। इनको सजातीय स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समान जाति से बने हुए होते हैं। ठीक है, समान जाति से बने हैं। समान जाति से कैसे बने हैं? समान जाति से इसलिए बने क्योंकि आ जो है वो ए और ए यानी कि जाति समान है। ठीक है, दोनों सेम उससे बने हैं, तो इनको सजातीय स्वर भी बोलते हैं। अब जो बचे हुए हैं जैसे ए, आई, ओ और औ, ये आपके क्या कहलाते हैं? मैं यहीं पर लिख देती हूँ औ को भी। ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके विजातीय कहलाते हैं। ठीक है, कैसे स्वर कहलाते हैं? ये आपके विजातीय स्वर कहलाते हैं क्योंकि ये समान जाति से निर्मित नहीं है। ठीक है, साथ ही इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना। संयुक्त स्वर इनको कहा जाता है। संयुक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिलाकर के बनते हैं। ठीक है, अलग अलग जैसे ए और ई ना, दोनों मिलाकर के बनते हैं, इसलिए इनको विजातीय यानी कि समान जाति से भी नहीं है, और संयुक्त मतलब जोड़ करके बने हैं। ठीक है, 2 स्वरों से बने हैं। तो ए आपका ए प्लस ई से, और आई जो है ए प्लस ए से, ओ आपका ए और ऊ, और ये आपका ए प्लस ओ से बना है। ठीक है, जो मैंने यहाँ भी लिखा है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपका दीर्घ है जो वो ह्रस्व स्वर से दुगना समय लेते हैं, इनको द्विमात्रिक बोला जाता है। साथ ही ये आपके कितने होते हैं? आपके 7 होते हैं। ऊपर के 3 आपको सजातीय स्वर बताने हैं क्योंकि ये समान जाति से निर्मित है, और जो नीचे के हैं इनको हम संयुक्त और विजातीय स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो नेक्स्ट आपका जो वर्गीकरण हुआ है स्वर का, वो किसके आधार पर हुआ है? वो हुआ है आपके
होठों के आधार पर, ठीक है, ओष्ठ के आधार पर बात करेंगे। किसके आधार पर? ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ मतलब होठ, यानी कि हम होठ से कैसे बोलते हैं। होठ के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया, तो ये आपके दो तरीके से किया गया है। एक आपका है व्रतमुखी, व्रतमुखी, और दूसरा है आपका अव्रतमुखी, ठीक है। तो व्रतमुखी का मतलब है, व्रतमुखी का मतलब होता है कि आप जब इन स्वरों को बोलते हो तो आपका जो होठ है वो आपके गोलाकार स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो होठ होते हैं वो कैसी स्थिति में आ जाते हैं? गोलाकार स्थिति में आ जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, ठीक है। वृत्ताकार कह लो, गोलाकार कह लो, गोला ऐसे हो जाते हैं। इनका एग्जाम्पल अगर बात करूं तो कौन से होते हैं, तो आप बोल करके देखना। ये आपके ऊ और बड़ा ऊ होते हैं, साथ ही ओ और औ होते हैं, ठीक है। ये जो चार है आपके वो कौन से होते हैं? वो आपके व्रतमुखी होते हैं, यानी कि आपके जो होठ है वो गोल हो जाते हैं। इसके अलावा जो अव्रतमुखी में कौन से होते हैं? इसके अंदर होठ गोल नहीं होते, गोलाकार स्थिति में होठ नहीं आते, ठीक है। गोलाकार स्थिति में होठ नहीं होते हैं इसमें जो आपके बच गए वो है, जैसे ए है, उसके बाद आपका आ है, ई है, बड़ी ई है, ठीक है, ऊ हो गया, ए है और आई है। तो ये आपके किस में आ जाते हैं? ये आपके व्रतमुखी में आ जाते हैं, यानी कि इसके अंदर आपके होठ जो है गोल नहीं होते। आप अगर इनको बोल के देखना है ना, हमको इसे रटने की भी जरूरत नहीं, आप इसे बोल करके भी देख सकते हो उसको। जैसे ए, आ, ई, तो आपके होठ गोल नहीं हो रहे, जबकि हम ये बोलते हैं ना ऊ, औ, ऊ बड़ा ऊ, तो आपके होठ गोल हो रहे हैं। ओ, औ, तो आपके होठ कैसे हो रहे हैं? गोल हो रहे हैं। तो जब होठ गोलाकार स्थिति में, व्रताकार स्थिति में आ जाते हैं तो उसको व्रतमुखी बोलते हैं, और जो अव्रतमुखी वो होता है जिसके अंदर होठ आपके गोलाकार स्थिति में नहीं आते, ठीक है। तो ये आपके मेजरली आपके डिवाइडेड थे। अब इसके अलावा आपसे कई बारी ये भी पूछ लिया जाता है कि आपके जो है तालु से, यानी कि जो आपका तालु पार्ट कौन सा होता है? ये ऊपर का पार्ट होता है ना, यहाँ से आपके मसूड़े से कौन से शब्द बोले जाते हैं, दांतों से कौन से शब्द बोले जाते हैं, दंत जिसको बोलते हैं, ओष्ठ बोला जाता है ना, कंठ, आपके कंठ से कौन से जो स्वर है वो निकलते हैं। ये मैं स्वर की जो कैटेगरी है वो व्यंजन के साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि जब हम व्यंजन को पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि भाई जो तालु है वो क्या है, आपके ओष्ठ वाले कौन से हैं। तो जब हम उनको कवर करेंगे ना तो एंड में मैं आपके साथ ये स्वर वाला भी डिस्कस करूंगी कि स्वर जो है आपका, जैसे सघोष अघोष है ना, प्राणत्व के आधार पर, तो महाप्राण, अल्प प्राण, तो ये स्वर कौन से होते हैं। तो वो स्वर को मैं जब व्यंजन खत्म करेंगे अगली क्लास में तो उसके बाद बताऊंगी। तो आपने ये दोनों को मिक्स करते हुए देखना है। पहले आप स्वर को की क्लास को देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो आपको दूंगी वो आपकी व्यंजन की होगी, ठीक है। तो जो स्वर का जो वाली चीज है, जो कंठ वाला, तालव्य वाला, वो व्यंजन की जस्ट बाद में, उसी क्लास के अंदर जस्ट बाद में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया है। आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किया है, और ये सीरीज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल जाए, ठीक है। मतलब इतना है कि इतना मैं आपको करवा सकती हूँ कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके लिए हमें कोई PhD करने की जरूरत नहीं है, इतना हम अच्छे से यहाँ पर कर लेंगे। जो हम यही चीजें आपको किसी पेड कोर्स में मिलने वाली है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीजों को जरूर सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को यहाँ पे पता चल जाए, ठीक है। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।